सोने के टमाटर के पेड़ का जादू। विनी, बाजार से टमाटर लेकर आ जा। मामी, आप प्रीति को बोल दो, मैं अभी स्कूल का होमवर्क कर रही हूँ और मुझे टेस्ट के लिए पढ़ना भी है। प्रीति अपने दोस्तों के साथ बाहर गई है। वैसे तेरी ये बोलने की हिम्मत कैसे हुई? मामी, मैं घर के काम करती हूँ, कम से कम बाहर का काम आप प्रीति को बोल दिया करो। लगता है आज तेरा शरीर सिकाई मांग रहा है। ज्यादा जुबान चल रही है ना तेरी। उठ रही है कि डंडा लेकर आऊं? मामी, कल मेरा टेस्ट है और अभी तक मैं कुछ नहीं पढ़ पाई हूँ घर के काम करने की वजह से। देख, जैसे तैसे तुझे स्कूल की पढ़ाई पूरी करनी है। आगे की पढ़ाई तो मैं तुझे वैसे भी नहीं करने दूंगी। फिर ज्यादा नंबर लाने की क्या जरूरत है? और वैसे भी जो मैंने तुझे बोल दिया वो तुझे करना ही पड़ेगा। विनी पैसे लेकर टमाटर लेने चली जाती है। बाजार में टमाटर बहुत महंगे थे। गीता ने विनी को उतने पैसे नहीं दिए थे जिससे टमाटर खरीद सके। मामी ने तो मुझे सिर्फ 30 रुपए दिया है और यहाँ तो टमाटर बहुत महंगे हैं। अगर मामी को बोला तो उन्हें लगेगा कि मैं झूठ बोल रही हूँ, लेकिन मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती। अब मैं बिना टमाटर लिए घर जा रही हूँ। विनी घर चली जाती है। मामी, टमाटर बहुत महंगे थे, इसलिए आपने जितने पैसे दिए थे उतने में टमाटर नहीं आ पाए। मैं अच्छे से जानती हूँ, तू जानबूझकर टमाटर लेकर नहीं आई है। वैसे भी तेरा बाजार जाने का मन नहीं था, लेकिन अब तो कुछ भी हो, टमाटर तो तुझे लाना ही पड़ेगा। अगर तू टमाटर लेकर नहीं आई तो आज रात का खाना तुझे नहीं मिलेगा। फिर देखती हूँ कल स्कूल में कैसे टेस्ट दे पाएगी। विनी उदास होकर बाजार चली जाती है। एक सब्जी वाले भैया से विनी कहती है, भैया, मेरे पास सिर्फ 30 रुपए हैं। आप इतने में 1 किलो टमाटर दे दोगे क्या? इतने में मैं तुम्हें 1 किलो टमाटर देना तो दूर की बात है, तुम्हें टमाटर देखने भी नहीं दूंगा। तुम लोगों की औकात नहीं होती तो टमाटर लेने मत आया करो। मेरा सारा टमाटर अमीर लोग लेकर चले जाते हैं, इसलिए इतने कम दामों में मैं टमाटर नहीं बेचूंगा। विनी बाजार में बहुत सारे सब्जी वाले से पूछती है, लेकिन कोई भी उसे टमाटर इतने कम दाम में नहीं देता है। ना जाने किस मुसीबत में फंस गई हूँ। अब मैं नहीं पूछने वाली किसी से। घर जाऊंगी तो मामी किचकिच करेंगी। इससे अच्छा बाजू वाले जंगल में चली जाती हूँ, वहाँ पर बहुत शांति मिलती है। विनी जंगल जाती है और वहाँ एक घने पेड़ के नीचे बैठ जाती है। उसके साथ वाले पेड़ के नीचे एक बुढ़िया बैठी हुई थी, जो दिखने में बहुत गरीब लग रही थी। लगता है ये अम्मा भी मेरी तरह है। जैसे मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, वैसे इनका भी दुनिया में कोई नहीं लग रहा है। मुझे इनसे बात करनी चाहिए। विनी अम्मा के पास जाती है। विनी को देखकर अम्मा कहती है, बिटिया, तुम इस जंगल में क्या कर रही हो? इस जंगल में कोई नहीं आता है। क्यों अम्मा, आप भी तो यहाँ हो? मैं यहीं रहती हूँ। मेरा कोई घर बार नहीं है। 2 दिन से मैंने कुछ खाया पिया नहीं है। लगता है अब मेरा अंतिम समय आ गया है। नहीं अम्मा, ऐसी बातें मत करो। मेरे पास 30 रुपए हैं। मैं अभी आपके लिए खाना और पानी लेकर आती हूँ। बूढ़ी अम्मा विनी को कुछ कह रही थी, लेकिन विनी जल्दी में भागते हुए वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद विनी खाना और पानी लेकर आती है। बिटिया, तुम चली गई, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। बातें होंगी बाद में, अभी आप खाना खा लो। मेरे अंदर अब इतनी हिम्मत भी नहीं बची जो मैं खाना या पानी पी सकूं। मेरे पास एक टमाटर है। विनी अम्मा के हाथों से टमाटर लेती है। पता है अम्मा, आज तो इन टमाटरों ने मुझे बहुत तंग किया है। मुझे मेरी मामी ने सिर्फ 30 रुपए दिए थे और टमाटर के दाम तो बाजार में सब बहुत ज्यादा बता रहे थे। और तो और अभी जो मैं आपके लिए खाना और पानी लेकर आई हूँ, इसके लिए मैं अच्छे से जानती हूँ मुझे घर में बहुत मार पड़ने वाली है, पर अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बिटिया, ये मामूली टमाटर नहीं है। दिखने में तो मामूली ही लग रहा है। हाँ, लेकिन ये बहुत अनोखे हैं। इसे तुम अपनी मर्जी से कहीं भी दबा कर रख देना। अब इससे ज्यादा मैं तुम्हें नहीं बता सकती, क्योंकि अब मेरे में ज्यादा बोलने की हिम्मत नहीं बची। तुम्हें अपने आप सब पता चल जाएगा। इतना बोलकर अम्मा अपने प्राण त्याग देती है। अम्मा, उठो अम्मा, आपको अचानक क्या हो गया? तभी अचानक बूढ़ी अम्मा वहाँ से गायब हो जाती है। ये सब क्या हो रहा है? मेरे सामने अभी तो अम्मा यहीं थी और एकदम से गायब। लेकिन कोई बात नहीं, मुझे अम्मा ने जो करने के लिए कहा है वो मैं कर लेती हूँ। विनी जंगल से बाहर निकलती है। वो एक नदी किनारे जाती है। यहाँ लगा देती हूँ, इस साइड ज्यादा लोग नहीं आते हैं।
नदी किनारे विनी मिट्टी खोदती है और टमाटर उसके नीचे दबा के रख देती है। लो बोलो, जिस टमाटर की वजह से मैं इतना परेशान हुई थी वो एक मिला तो उसे भी मिट्टी के नीचे दबा कर रखना पड़ा। अब देखते हैं कि इसमें ऐसी कौन सी अनोखी चीज है जो अम्मा ने बोला था। अभी फिलहाल घर जाती हूँ। उसके बाद विनी घर चली जाती है। गीता को गुस्से में देखकर विनी उसके सामने नहीं जाती है और चुपके से अपने कमरे में चली जाती है। अगले दिन विनी को उठने में देर हो जाता है। गीता उसके कमरे में आती है। अभी तक उठी नहीं है? ज्यादा पढ़ लग गए हैं क्या तेरे? देख रही हूँ आजकल तूने मुझे उल्टा जवाब देने शुरू कर दिए हैं और तो और घर के काम भी नहीं करती है। किया तो था मैंने कल का काम। हाँ किया था तूने शाम को, भूली नहीं हूँ मैं। वो तो मेरे रिश्तेदार आने वाले थे इसलिए मैंने तुझे कुछ कहा नहीं, वरना कल तो मैं तेरी सारी हड्डियाँ गिन लेती। होटल खोल रखा है यहाँ पर कि उठे महारानी विक्टोरिया और जाकर खाना खा ले और फिर अपनी फालतू की पढ़ाई में लग जाए। विनी किचन में जाती है और काम करने लगती है। कुछ घंटे में काम खत्म करने के बाद विनी अपने कमरे में आती है। तभी अचानक उसे टमाटर की याद आती है। अरे उसके बारे में तो मैं भूल ही गई। सारे काम खत्म कर लिए हैं मैंने, अब जाकर देखती हूँ। उसके बाद विनी नदी किनारे जाती है जहाँ पर विनी ने टमाटर रखा था। वहाँ पर उसे एक बड़ा सा पेड़ नजर आता है जिस पर सुनहरे रंग के टमाटर लगे हुए थे। तभी एक सोने का टमाटर विनी के सामने आकर गिरता है। विनी सोने का टमाटर उठाती है। ये क्या, सोने के टमाटर? क्या सच में ये सोने के टमाटर ही हैं? तभी पेड़ बोलता है, आओ विनी, तुम्हारा स्वागत है। तुम इस पेड़ की मालकिन हो, अब जो चाहे वो करो। पेड़, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। यकीन कर लो, यही सच है। उस दिन जंगल तो तुम परेशान होकर ही गई थी, लेकिन तुम्हें क्या पता वहाँ तुम्हारे भाग्य खुल जाएंगे। हाँ पेड़, वैसे वो अम्मा कौन थी जो अचानक मेरे सामने से गायब हो गई? अम्मा के प्राण जाने ही वाले थे, लेकिन उनके पास एक जादुई टमाटर था। वो किसी सही इंसान को टमाटर देना चाहती थी, तभी उन्हें तुम मिल गई। उन्होंने तुम्हें टमाटर दे दिया और अपने प्राण त्याग दिए। वो अम्मा हमेशा मुझे याद रहेंगी। अब मैं अपनी उस खड़ूस मामी के घर कभी नहीं जाऊंगी। तभी अचानक पेड़ से सारे सोने के टमाटर विनी के सामने गिर जाते हैं। ये लो, सारे टमाटर सुनार की दुकान पर बेच दो। इससे तुम बड़ा सा घर खरीद लेना और बहुत सारा अनाज। अगर तुम्हें गाड़ी में घूमना पसंद है तो तुम गाड़ी भी खरीद सकती हो। विनी मुस्कुराने लगती है। उसके बाद वो सुनार की दुकान पर जाती है। सुनार उसको उसके सोने के टमाटर के बहुत सारे पैसे देता है, लेकिन विनी के पास इतने सारे सोने के टमाटर देखकर वो बहुत हैरान होता है। वो इधर उधर बातें फैलाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ विनी खुशी से अपना जीवन व्यतीत करने लगी थी। धीरे धीरे ये बात गांव में फैल जाती है। ये खबर गीता के कानों तक पहुंचती है। वो खुद में बोलती है, कहीं वो लड़की विनी तो नहीं? वैसे भी विनी कुछ दिनों से घर नहीं आई है, मुझे इसके बारे में और जानकारी लेनी चाहिए। गीता विनी के बारे में पता करने लगती है। उसे सब कुछ पता चल जाता है और वो विनी के घर जाती है। विनी उस वक्त अपने घर में ताला लगाकर बाहर घूमने जा रही थी। गीता उसे वहीं रोक लेती है। तभी गीता की नजर सोने के टमाटर की पेड़ पर जाती है। वो विनी के कान पकड़ लेती है। यहाँ तो ये सब गुल खिला रही है, तूने मुझे इसके बारे में बताना जरूरी नहीं समझा क्या? भूल गई कितने दिनों तक मैंने तुझे अपने घर में रखा था? तू तो आस्तीन का सांप निकली। मामी, आप तो ऐसे बोल रही हो जैसे मुझे बहुत प्यार से रखा था अपने घर में। आज मैं हंसी खुशी रहने लग गई तो आपको जलन होने लग गई मेरे से। तेरी ज्यादा जुबान चलने वाली आदत पता नहीं कब जाएगी। अच्छा सुन, मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस 4 सोने के टमाटर दिला दे। उसके बाद मैं कभी तुझे तंग करने यहाँ नहीं आऊंगी। गीता से पीछा छुड़ाने के चक्कर में विनी इस बात के लिए हाँ कर देती है। वो पेड़ के पास जाती है और उससे 4 टमाटर मांग लेती है। 4 टमाटर विनी के सामने गिरते हैं। वो उठाकर चारों टमाटर गीता के हाथों में देती है। गीता के हाथों में जाते ही चारों टमाटर मिट्टी बनकर जमीन पर गिर जाते हैं। पेड़, ये क्या किया तुमने? विनी, ये सोने के टमाटर सिर्फ तुम्हारे हैं। तुम चाहो तो अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए इसे बेच सकती हो, लेकिन तुम्हारे अलावा किसी ने इसे हाथ लगाया तो ये इसी तरह मिट्टी बन जाएगा। अचानक गीता विनी का गला पकड़ लेती है और बोलती है,
मैं अच्छे से जानती हूँ ये तेरी ही चाल है। तू तो चाहती ही नहीं कि मेरे पास कुछ पैसा आए। तेरी इस हरकत के बाद मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। अचानक पेड़ की टहनियाँ बढ़ती है और गीता को चारों तरफ से बांध लेती है। मासूम बच्ची पर अत्याचार करते हुए तुम्हें शर्म आनी चाहिए। क्या कह रही थी कि उसे छोड़ेगी नहीं, बल्कि अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए। अब मैं कभी भी विनी के साथ ऐसा नहीं करूँगी। पेड़ छोड़ दो इन्हें, इन्होंने बोला है ना कि अब मुझे कभी तंग नहीं करेंगी और तुमसे माफी भी मांग रही हैं। एक मौका दे दो। विनी के कहने पर पेड़ गीता को छोड़ देता है। भागते हुए गीता अपने घर जाती है। उस दिन के बाद से कभी भी गीता उस तरफ नहीं आती है। इस तरह विनी के जीवन में सब कुछ ठीक हो जाता है और वो हंसी खुशी जीवन व्यतीत करने लगती है। मेरे प्यारे दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ वो कहानी है 3 जादुई सोने के पर्स की। तो चलिए दोस्तों कहानी देखते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में रूबी अपनी माँ देवकी के साथ एक छोटी सी पुरानी सी हवेली में रहती थी। देवकी की हमेशा तबीयत खराब रहती थी। रूबी के पिता की मृत्यु रूबी के जन्म से पहले ही हो चुकी थी। रूबी अपनी माँ की देखभाल के साथ साथ बस स्टैंड पर भीख मांगने जाया करती थी। साहब, कुछ खाने को दे दो, बहुत भूख लगी है साहब। ये लो 2 रुपए। अब सुबह सुबह काम का समय होता है, रोज रोज आकर परेशान मत किया करो। वो आदमी रूबी को 2 रुपए देकर वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही रूबी सबसे भीख मांग रही थी। कुछ लोग रूबी को 2-4 रुपए दे देते थे, लेकिन कुछ लोग उसे डांट कर भगा देते थे। एक दिन रूबी कुएं के पास से गुजर रही थी, तभी उसे एक बूढ़ी औरत दिखाई दी। रूबी उसे देखकर मन में सोचती है, इनको तो मैंने इस गांव में पहले कभी नहीं देखा। इनके कपड़े देखकर तो लगता है कि ये बहुत अमीर होंगे। इनसे भीख मांगती हूँ, क्या पता आज 2-4 रुपए से कुछ ज्यादा मिल जाए। ये सोचती हुई रूबी उस बूढ़ी औरत के पास जाकर कहती है, ऊपर वाले के लिए मुझे कुछ पैसे दे दीजिए, भगवान आपका भला करेगा। वो बूढ़ी औरत बहुत दयालु थी। छोटी सी बच्ची को भीख मांगते देख बूढ़ी औरत की ममता उमड़ जाती है। हालात भी इंसान से क्या क्या करवाते हैं। मैं तुम्हें पैसे तो नहीं दे सकती, लेकिन तुम्हें खाने को जरूर दे सकती हूँ, चलो मेरे साथ। ये कहती हुई बूढ़ी औरत रूबी को अपनी हवेली के पास ले जाती है और उसे खाने के लिए बहुत सारे फल देती है। इन्हें खा लो, ये पौष्टिक भी है और इससे तुम्हारा पेट भी भर जाएगा। धन्यवाद। सभी लोग मुझे डांटकर भगा देते हैं और 1-2 रुपए ही देते हैं, लेकिन आपने मुझे पेट भर खाने को दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये कहकर रूबी वहाँ से फल लेकर चली जाती है। मैंने तो इसे फल खाने को दिए थे, फिर ये फल लेकर कहाँ गई और इसने यहाँ कुछ भी खाया क्यों नहीं। बूढ़ी औरत ये सोचती हुई अपने काम में लग जाती है। वहाँ दूसरी ओर रूबी फल ले जाकर अपनी माँ को खिलाती है। ये लो माँ, आज एक बहुत भली और नेक दिल इंसान ने मुझे इतने सारे फल दिए, इसे खा लो। मेरी तबीयत ठीक होती तो तुझे मेरा इतना ध्यान रखने की जरूरत नहीं होती। वो सब छोड़ो माँ, अभी आपकी तबीयत खराब है, आप इसे खा लो और आराम करो। मैंने पहले से भी कुछ पैसे जमा किए हैं, कुछ रुपए और जोड़कर आपके दवाई भी आ जाएगी। अभी आप आराम करो। अगले दिन से रूबी उस बूढ़ी औरत की हवेली के बाहर खड़ी हो जाती थी। रूबी को देखकर वो बूढ़ी औरत रूबी को रोजाना कुछ न कुछ खाने को दे दिया करती थी और रूबी रोज की तरह बिना कुछ खाए सारा खाना अपने साथ ले जाती थी। एक दिन, आ गई तुम। आज मैंने तुम्हारे लिए अपने हाथों से गाजर का हलवा बनाया है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मेरा एक सवाल है। मैं तुम्हें रोज खाने को देती हूँ और अब तो मैं घर पर तुम्हारे लिए अपने हाथों से खाना बनाने लगी हूँ, लेकिन तुमने एक भी बार कुछ नहीं खाया, ऐसा क्यों? मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब रहती है। अगर मैं ही सब खा जाऊंगी तो वो क्या खाएंगी, इसलिए मैं उनके लिए घर पर खाना ले जाती हूँ। आप मुझे जो भी देती है वो पौष्टिक होता है, लेकिन दवाइयाँ ना मिलने की वजह से मेरी माँ की हालत और बिगड़ती जा रही है।
तुम इतनी सी उम्र में अपनी माँ का ध्यान भी रखती हो, ये बहुत गर्व की बात है। लो, ये गाजर का हलवा अपने साथ ले जाओ, तुम्हारी माँ के लिए मैं दुआ करूंगी। उसके बाद रूबी वहाँ से चली जाती है। बूढ़ी औरत रूबी की दुख भरी कहानी सुनकर भावुक हो जाती है। वो बूढ़ी औरत एक जादूगरनी थी। वो अपने जादू से उसकी माँ की बुरी हालत भी देख लेती है। उसकी माँ की हालत देखने के बाद, अरे नहीं, भगवान लाचार बेबस लोगों पर इतने जुल्म क्यों करता है? मुझे ही इनके लिए कुछ करना होगा। इसके बाद बूढ़ी औरत रूबी के लिए 3 जादुई सोने के पर्स बनाती है। अगले दिन जब रूबी बूढ़ी औरत के पास आती है, तब बूढ़ी औरत रूबी को तीनों जादुई सोने के पर्स थमा देती है। जादुई सोने के पर्स देखकर रूबी कहती है, नहीं नहीं, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। मैं भला सोने के पर्स का क्या करूंगी? बूढ़ी औरत मुस्कुराते हुए उसके सवाल का जवाब देती है, मैं एक बूढ़ी औरत हूँ और ये तीनों जादुई सोने के पर्स मैंने अपने जादू से बनाए हैं। रूबी बड़ी ही हैरानी से कहती है, हैं? क्या जादू सच में होता है? हाँ, ये जादुई सोने के पर्स तुम्हारी बहुत मदद करेंगे। इसे अपने साथ ले जाओ। लेकिन इन तीनों जादुई सोने के पर्स का क्या काम है? एक जादुई सोने के पर्स से बहुत सारे पैसे निकलेंगे, दूसरे जादुई सोने के पर्स से बहुत सारा खाना निकलेगा और तीसरे जादुई सोने के पर्स से तुम्हारी जरूरत का वो हर एक सामान निकलेगा जो तुम चाहोगी, फिर चाहे दवाइयाँ हो या घर का कोई भी सामान। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मैं आपके आजीवन आभारी रहूंगी। लेकिन ध्यान रहे, ये जादुई सोने के पर्स तभी काम करेंगे जब मेरे जादू को ऐसा लगेगा कि तुम्हें उसकी सच में जरूरत है, वरना ये जादुई सोने के पर्स मामूली सोने के पर्स बन जाएंगे। इसलिए इसका गलत इस्तेमाल नहीं हो सकता। जी। इसके बाद रूबी तीनों जादुई सोने के पर्स अपने घर ले जाकर अपनी माँ से कहती है, देखो माँ, वो भली इंसान एक जादूगरनी निकली। उन्होंने आज मुझे ये 3 जादुई सोने के पर्स दिए हैं। जादुई सोने के पर्स? हाँ माँ, इसका इस्तेमाल कर कर देखते हैं। इसके बाद रूबी पहले जादुई सोने के पर्स में हाथ डालकर कहती है, मेरी माँ के लिए दवाइयाँ दे दो जिससे उनकी तबीयत ठीक हो सके। उसके बाद रूबी उस जादुई सोने के पर्स से अपना हाथ बाहर निकालती है तो उसके हाथों में दवाइयाँ होती है। देखो माँ, ये तो सच में जादुई सोने के पर्स है। ऐसे ही रूबी दोनों जादुई सोने के पर्स में हाथ डालकर एक एक कर कर अपनी जरूरत का सारा सामान मांग लेती है। पैसे, कूलर, टीवी, सब कुछ। जादुई सोने के पर्स द्वारा दिए गए पैसों से रूबी और उसकी माँ अपने रहने के लिए एक पक्का घर बनवा लेते हैं। देखा माँ, कल तक हम भीख मांगते थे, उस बूढ़ी औरत ने हमारी पूरी जिंदगी बदल कर रख दी। मैं बहुत खुश हूँ। हाँ बेटी, लेकिन हमें तीनों जादुई सोने के पर्स को किसी सुरक्षित जगह रख देनी चाहिए, कहीं कोई इसे चुरा कर ना ले जाए और इसका गलत इस्तेमाल ना कर ले। इसका गलत इस्तेमाल नहीं हो सकता माँ। कोई भी व्यक्ति अगर इसका इस्तेमाल अपने लालच के लिए करेगा तो उसके साथ बुरा होगा और ये साधारण सोने के पर्स बन जाएंगे। इसलिए आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है बेटी, अब मैं चाहती हूँ कि तुम मन लगाकर पढ़ाई करो और अपने जीवन में कुछ अच्छा काम करो। जी माँ। उसके बाद से रूबी अपनी माँ के साथ हंसी खुशी रहने लगी।